नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूट्रॉन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हम इनकी डिस्कस करते हैं। नंबर 1 दैट इज डिके। याद रखिएगा न्यूट्रॉन जो है वो फ्री न्यूट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करता, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट करता है ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस। एक न्यूट्रॉन जो है वो डीकंपोज हो जाता है, अगर एक फ्री न्यूट्रॉन है तो वो डीकंपोज हो जाता है एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन में। इसका मतलब है दैट न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन। जब भी आपने ये रिएक्शंस लिखने हैं, जैसे आप केमिकल रिएक्शंस लिखते हैं, उसमें इस चीज का ख्याल रखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में मोल्स इक्वल रहें किसी भी सब्सटेंस के। तो इसमें आपने ये एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मैसेज का सम हमेशा कोशिश करनी है कि इक्वल रहे, अदरवाइज आपकी इक्वेशन गलत होगी। तो ये आपको इक्वेशन 4 इक्वेशन ऑप्शंस में दी जाएं और आपसे पूछा जाए कि इनमें से सही इक्वेशन कौन सी है, तो उसे प्रिडिक्ट करने में भी ये चीज हेल्पफुल हो सकती है। दिस इज द राइट इक्वेशन फॉर द डिके ऑफ न्यूट्रॉन्स। सिमिलरली सेकंड हमारे पास इनकी प्रॉपर्टी है दैट इज पेनिट्रेशन। न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग। अगर पेनिट्रेशन पावर की बात की जाए तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर जो है वो न्यूट्रॉन के पास है, हाईएस्ट है। तो आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, इनमें से सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन किसकी है? तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन है वो न्यूट्रॉन की है। हाईएस्ट पेनिट्रेशन की रीजन ये है कि ये न्यूट्रल होते हैं, तो ये ना पॉजिटिव न्यूक्लियाई की तरफ अट्रैक्ट होते हैं ना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, बल्कि किसी भी सब्सटेंस में पेनिट्रेट कर जाते हैं। सो दे हैव द हाईएस्ट पेनिट्रेशन पावर। नंबर 3, अगर आपसे ये कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कौन सा आयनाइजेशन नहीं कर सकता, तो न्यूट्रॉन कैन नॉट आयनाइज द गैस, क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं, इस वजह से ये गैस को आयनाइज नहीं कर सकते, कैन नॉट आयनाइज द गैस। तो याद रहे ये गैस को आयनाइज नहीं कर सकते। नंबर 4, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, अ हाई स्पीड न्यूट्रॉन कैन एक्सपेल प्रोटॉन। प्रोटॉन एक्सपेल करते हैं न्यूक्लियस के अंदर से। हाई स्पीड न्यूट्रॉन कैन एक्सपेल प्रोटॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ पैराफिन्स। पैराफिन्स मींस आपको बहुत अच्छे से पता है अल्केन, सेलुलोज में से या पेपर में से, इसमें से ये एमिट कर सकते हैं। नंबर 5, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी स्टार्ट होने जा रही हैं और वो है एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन। एनर्जी की बेस पे हमने इन न्यूट्रॉन्स को क्लासिफाई किया है एज फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स एंड स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स। फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स वो हैं जिनकी एनर्जी 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा है, और स्लो मूविंग वो हैं जिनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी कम है। मेगा मींस 10⁻⁶, तो उससे भी कम है। आपसे ये पूछा जा सकता है रेडियो एक्टिविटी में ज्यादा इफेक्टिव कौन से हैं, तो रेडियो एक्टिविटी में मोर इफेक्टिव आर स्लो न्यूट्रॉन्स। स्लो न्यूट्रॉन्स आर मोर इफेक्टिव, क्योंकि ये न्यूट्रॉन्स थोड़ी देर उस न्यूक्लियाई के अंदर स्टे करेंगे पेनिट्रेट करके, तो उसमें ज्यादा डिस्टॉर्शन क्रिएट कर सकते हैं। सो दे आर मोर इफेक्टिव। नंबर 6, दे कैन बी प्रोजेक्टाइल ऑन समथिंग। स्लो न्यूट्रॉन को हम किसी भी सब्सटेंस पर प्रोजेक्टाइल कर सकते हैं, और ये काज करता है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी किसकी वजह से होगी? स्लो न्यूट्रॉन की वजह से। फॉर एग्जांपल, आप नाइट्रोजन के ऊपर अगर एक न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट पास बोरॉन बनता है 5, 11 प्लस अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं 2 और 4। ठीक है जी। तो ये 7, 14, अगर आप इनका भी सम करेंगे तो आप देखेंगे कि दोनों साइड पर एटॉमिक नंबर 7, इधर भी 7, मास नंबर 15, इधर भी 15। तो इस चीज का आपने खास ख्याल रखना है। तो नाइट्रोजन जो कि वैसे रेडियो एक्टिव नहीं है,
लेकिन उस पर जब आप स्लो न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट करते हैं तो वो अल्फा रेज एमिट करता है। सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट हमारे पास इसी से रेलिवेंट एक और प्रॉपर्टी है जो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी की कैटेगरी में ही आएगी। अच्छा, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी में इसमें मैं आपको एक दो पहले एमसीक्यूज बता दूं। याद रखिएगा, जब भी कभी अल्फा पार्टिकल किसी से एमिट होते हैं तो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स ये जब एमिट होते हैं तो आपके पास जो मैस नंबर में चेंज आता है और जो एटॉमिक नंबर में चेंज आता है वो क्या है? अल्फा रेज एमिट हो सकती हैं, बीटा रेज, और दूसरी आपके पास आपको एक पता है गैमा रेज एमिट हो सकती हैं। तो ये तीन तरह की रेज हैं जो रेडियो एक्टिविटी के दौरान एमिट होती हैं। जब अल्फा रेज एमिट होती हैं तो मैस नंबर में जो कमी आती है वो 4 की है, -4। मैस नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 2। क्योंकि अल्फा रेज दरअसल हीलियम का न्यूक्लियस है, इनका अपना एटॉमिक नंबर 2 होता है और मैस नंबर 4 होता है। जब बीटा रेज एमिट होती हैं तो याद रखिएगा मैस नंबर में नो चेंज, मैस नंबर रिमेन द सेम while its atomic number is increased by 1. Very interesting. Atomic number increased by 1. जबकि गैमा रेज जब एमिट होती हैं तो ये भी सेम रहेगा, ना मैस नंबर में कोई चेंज आता है ना एटॉमिक नंबर में कोई चेंज आता है। तो जब बीटा रेज एमिट होती हैं तो इनका एटॉमिक नंबर जो है वो चूंकि यहां पर लिखा हुआ है, देखिए क्या है, एटॉमिक नंबर -1 है, तो ये जाते जाते एटॉमिक नंबर को 1 बढ़ा जाती है। कैसे, इससे भी हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी का रिएक्शन हमारी बुक में दिया है, उसी की एग्जाम्पल से मैं स्टार्ट करता हूं। कॉपर है मेरे पास 29 और इसका एटॉमिक मास होगा 65। इस पर जब न्यूट्रॉन की बम्बार्टमेंट की जाती है तो इससे मेरे पास कॉपर 29 और 66 बन जाता है, साथ में मेरे पास गैमा रेज एमिट हो जाती हैं। अब आप देखिए तो सिंपल क्या हुआ है, ये 65 इसका मास नंबर था, इसमें एक और मास ऐड हो गया, एटॉमिक नंबर में चेंज नहीं आया। अब इसमें जो एक स्लो न्यूट्रॉन पेनिट्रेट कर गया है वो स्लो न्यूट्रॉन इसको कॉपर को रेडियो एक्टिव बना देगा। कॉपर बीटा रेज एमिट करता है 29 और 66, ये बीटा रेज एमिट करता है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है, 29 से बढ़कर 30 हो जाता है, जबकि मास नंबर सेम रहेगा 66, एंड इट हैपेंड ड्यू टू द एमिशन ऑफ दिस बीटा रेज। अब ऐसा क्यों हुआ? अगर आप इसमें करंटली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद कैलकुलेट करें तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। कॉपर 29 और 66, इसमें फिलहाल जो मेरे पास न्यूट्रॉन्स हैं और जो प्रोटॉन्स हैं, प्रोटॉन होंगे 29, इधर इसकी बात कर रहा हूं, और इसमें मेरे पास न्यूट्रॉन्स होंगे 66 माइनस 29। 66 माइनस 29, अब 16 में से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो ये आई थिंक 37 बन जाएंगे आपके पास। 37 न्यूट्रॉन्स है इधर। अब हुआ क्या, बेसिकली ये जब इसमें कन्वर्ट हुआ तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ओबे हुई, अ न्यूट्रॉन डिकेज इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। यहां पे एक न्यूट्रॉन डिके हो जाता है, एक प्रोटॉन में और एक इलेक्ट्रॉन में। प्रोटॉन 1 एंड 1 और आपके पास इलेक्ट्रॉन जनरेट होता है -1 और 0। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जनरेट हुआ है ये बीटा रेज बन के निकल गया न्यूक्लियस में से। आपने ये सोचना है कि बीटा रेज बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो रेडियो एक्टिविटी में इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होते ही नहीं है। तो बेसिकली क्या होगा, एक न्यूट्रॉन डिके करेगा किसके अंदर, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अंदर। अब आप इस न्यूक्लियाई का अंदाजा लगाएं, क्या हो गया कि इसमें न्यूट्रॉन थे, अब न्यूट्रॉन एक कम हो गया, मींस कि अब जो इसमें न्यूट्रॉन बच गए होंगे वो न्यूट्रॉन होंगे 36। अब प्रोटॉन पहले 29 थे तो प्रोटॉन एक और आ गया, तो प्रोटॉन कितने हो जाएंगे मेरे पास, 29 + 1 30। तो ये इसकी डिस्क्रिप्शन बन जाती है ऑटोमेटिकली। तो आप देखिए इसमें प्रोटॉन 30 है,
और प्रोटॉन नंबर आपको पता एटॉमिक नंबर के बराबर होता है। तो आप देखिए मास नंबर फिर वही रहा 30 प्लस 36, इन दोनों को मैं अगर सम करूंगा तो ये 66 ही आएगा। मास नंबर इस वजह से चेंज नहीं हुआ, लेकिन एटॉमिक नंबर में एक का इंक्रीज आ गया। So why atomic number increases by 1? It is because a neutron decay into a proton and electron. Electron beta rays बन के emit हो जाता है। So these were the properties of neutron. Next हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किस तरह से हुई? ये आपके पास एक ग्लास की बनी हुई डिस्चार्ज ट्यूब है। इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक कोई भी गैस फिल की गई। अब ये गैस जो फिल की गई इसका प्रेशर था 0.01 टॉर, वेरी लो प्रेशर। अब ये इतना लो प्रेशर क्यों ज़रूरी है? इतना लो प्रेशर इस वजह से ज़रूरी है कि ये रेज ट्रैवल कर सके। तो ये याद रखना है आपने कि हाई प्रेशर पर कैथोड रेज प्रोड्यूस नहीं होंगी। हाई प्रेशर पर इस वजह से प्रोड्यूस नहीं होंगी क्योंकि प्रेशर उन्हें ट्रैवल नहीं करने देगा। फिर यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई किए गए वो थे आपके पास 5000 टू 10,000 वोल्ट्स टोटल अप्लाई किए गए। अब ये वोल्ट किस आपने कितने अप्लाई करने ये किस चीज पर डिपेंड करता है? अल्फा ऑप्शन है हमारे पास, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब। नंबर 2, इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर इनसाइड डिस्चार्ज ट्यूब। चार्ली ऑप्शन, इट डिपेंड्स अपॉन nature of anode, and delta option is both A and B। तो अंदर हमने कितना प्रेशर रखना है ये डिपेंड करता है लेंथ ऑफ डिस्चार्ज ट्यूब एंड प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे आपको वोल्ट्स उसी लिहाज से बढ़ाने पड़ेंगे। अगर आप प्रेशर बढ़ाते जाएंगे तो आपको वोल्ट्स उसी लिहाज से बढ़ाने पड़ेंगे। तो इन दोनों के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसमें जो याद रखने की चीजें हैं वो बेसिकली इसका प्रेशर है, वोल्ट कितने अप्लाई करने हैं, वोल्ट किस पर डिपेंड करते हैं। तो हमने ये देखा कि कैथोड से कुछ रेज एमिट होती हैं जो कि ट्रैवल करती हैं टुवर्ड्स एनोड। यहाँ से कुछ रेज एमिट हुई एंड दीज रेज स्टार्ट ट्रैवलिंग टुवर्ड्स एनोड। कुछ रेज एमिट हुई जो एनोड की तरफ गई और फिर जब ये ग्लास ट्यूब के साथ स्ट्राइक करती हैं तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, ग्रीनिश फ्लोरेसेंस। इस फ्लोरेसेंस का कलर क्या होगा? दैट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ ग्लास। अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द ओरिजिन? इन कैथोड रेज का ओरिजिन क्या था? इन कैथोड रेज का जो ओरिजिन है दैट इज कैथोड इटसेल्फ। हमने इसके अंदर जो भी गैस है आया वो बहुत ही लो प्रेशर पर है, 0.01 टॉर पर इसमें डिफरेंट गैसेस फिल की, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। हमने ये देखा कि इन कैथोड रेज की प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि ये अंदर मौजूद गैस से प्रोड्यूस नहीं होती। इनकी प्रॉपर्टीज अंदर मौजूद गैस पर डिपेंड नहीं करती क्योंकि इनका ओरिजिन ये कैथोड है। तो इनकी प्रॉपर्टीज कैथोड पर डिपेंड करती है, ना कि ओरिजिन पर डिपेंड करती है, ना कि गैस पर डिपेंड करती है। तो इनका ओरिजिन कैथोड है एंड देयर प्रॉपर्टीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब। ट्यूब में जो गैस है उसके ऊपर इसकी प्रॉपर्टीज डिपेंड नहीं करती। तो ये इसमें एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट बातें थी। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज, या जिन्हें हमने कैनाल रेज भी कहा। डिस्कवरी ऑफ पॉजिटिव रेज और यू कैन से देम कैनाल रेज। अब कैनाल रेज की डिस्कवरी किस तरह से हुई? यहां पर हमने जो कैथोड यूज किया वो परफोरेटेड था। इस कैथोड के अंदर हमने पोर्स जनरेट कर दिए। अब जब पोर्स जनरेट किए तो हमने देखा कि यहां पर कुछ फ्लोरेसेंस जनरेट हो रही है, यहां पर फ्लोरेसेंस आ रही है। अब ये फ्लोरेसेंस क्यों प्रोड्यूस हुई भाई? ये फ्लोरेसेंस कैसे पॉसिबल हुई? अब अगर आप देखें तो कैथोड रेज तो ट्रैवल की हैं टुवर्ड्स एनोड, तो इसका मतलब है कुछ ऐसी रेज भी प्रोड्यूस हो चुकी हैं जो ट्रैवल कर रही हैं फ्रॉम एनोड टुवर्ड्स कैथोड।
अब चूंकि ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रही हैं, तो इस वजह से हमने कहा कि इनके ऊपर जो चार्ज होगा दैट विल बी पॉजिटिव। तो ये कहा गया कि कुछ ऐसी रेज भी प्रोड्यूस हुई हैं विच ट्रेवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दिस कैथोड रेज, इसी वजह से तो इस तरफ फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस हुई है। तो इन्हें हमने कहा पॉजिटिव रेज या कैनाल रेज या एनोड रेज, तीनों इनके नाम रखे गए। तो ऐसी रेज डिस्कवर की गई विच आर ट्रैवलिंग ऑपोजिट टू कैथोड रेज, जो कैथोड रेज की ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती है। अब इन रेज को कैनाल रेज का भी नाम दिया गया। अब ये रेज प्रोड्यूस कैसे हुई, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमने जब इसके अंदर गैस को चेंज किया तो हमने ये देखा इन कैनाल रेज की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो इन रेज का जो ओरिजिन था, इन रेज का जो ओरिजिन था वो था गैस इनसाइड ट्यूब। इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं गैस इनसाइड ट्यूब। अगर अंदर आप मौजूद आप गैस को चेंज कर देंगे तो उसकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। तो इनका ओरिजिन क्या है, इसके अंदर मौजूद गैस। अब ये इस गैस से किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं कि हमारे पास इसके ऊपर आकर एक इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करता है, M पॉजिटिव बन जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन इजाफी निकल आता है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। मैं यहां से एक गैस मॉलिक्यूल को लेकर इधर हाईलाइट कर रहा हूं। ये इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मौजूद कोई गैस का मॉलिक्यूल था, लेट्स से हाइड्रोजन एटम है। तो जब कैथोड रेज इस तरफ को जा रही थी तो कैथोड रेज भी बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, वो इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करती हैं और इसे एमिट कर देती हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है, यहां से पॉजिटिव चार्ज जो प्रोड्यूस होते हैं वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इस तरफ को ट्रैवल करना शुरू कर देते हैं। तो अंदर मौजूद अगर गैस को आप चेंज करेंगे, चूंकि ये गैस की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हो रही हैं, तो इस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी दोनों की हुई थी ड्यू टू दिस एक्सपेरिमेंट इन डिस्चार्ज ट्यूब।